हेलो स्टूडेंट। तपोभूमि एकेडमी के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि बहुत जल्द हम आपके लिए एक करंट अफेयर्स की क्लास लाने वाले हैं, जिसमें हम सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर, चाहे वह द हिंदू हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर पीआईबी की कुछ न्यूज़ हो, उन सभी को कंपेयर करके, ठीक है, सबका एक कंप्लीट जो कवरेज होगा आपके लिए लाएंगे। एक ऐसा कंटेंट डिजाइन करेंगे जो कि आपको सभी परीक्षाओं में मदद करेगा, जिसमें यूपीएससी, सभी स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य जितने भी एग्जाम हैं, आप कोई भी एग्जाम दे, सभी में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वह बराबर रहेगी। इसलिए आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। तपोभूमि एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको अब से डेली करंट अफेयर्स के नोट्स मिलने वाले हैं। आज 12 जुलाई है 2026। आज से हम इस करंट अफेयर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और अब यह कंटिन्यू चलने वाला है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में हम जिस प्रकार का करंट अफेयर्स आपको कंटेंट दिया जा रहा है करंट अफेयर्स का, उसी प्रकार के आपको स्टैटिक के भी नोट्स दिए जाएंगे। जो जीएस के जितने सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब के नोट्स बिल्कुल फ्री ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। और कंटेंट एकदम ऐसा होगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा, ठीक है। हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल आपके जो नोट्स दिए जाएंगे वह डायग्राम के साथ हर एक चीज को समझाया जाएगा। फ्लो चार्ट होंगे, माइंड मैप होंगे, पिक्चर होंगी। मतलब ऐसा एक कंटेंट होगा जिसमें आप इमेज के जरिए सारे कंटेंट को याद रख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार कंटेंट आपके लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट क्लास को देखते हैं, तो अब हम इस शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपको इसमें जुड़ना है, ठीक है। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तो इसको हम आगे भी नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए जुड़ना है आपको। क्लास को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब यह कंटिन्यू चलने वाला है। तो चलिए बगैर कुछ समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। याद रखिएगा स्टूडेंट, धैर्य बना के रखना है। क्लास 1 घंटे से ज़्यादा की होने वाली है। लगभग 7 से 8 टॉपिक हैं और सभी बहुत अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। इसलिए धैर्य बना के रखना है और जुड़े रहना है। आप जान पाएंगे बस एक लेक्चर, ठीक है। शांति से, धैर्य से इस लेक्चर को देखिए, आप जान पाएंगे कि आपको कितना कुछ दिया जा रहा है। और यूपीएससी वाले स्टूडेंट खास तौर पर ध्यान दें, आपके लिए यहाँ पर सब कुछ है। इसके अलावा कहीं और से आपको कोई मैगजीन भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होगी। जितना करंट अफेयर्स है वह बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट आप सिलेबस से इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारा करंट अफेयर्स है वह यूपीएससी लेवल का ही बनाया गया है। और बाकी इसमें जो वन वर्ड टाइप के फैक्ट होते हैं, जो कि पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको भी बराबर अच्छे से ऐड किया गया है। इसलिए धैर्य बना के रखना है और बस जुड़े रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज के जो मुख्य मुद्दे हैं वह देख लेते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे, ठीक है। तो उसकी वजह से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है पिछले 7 से 8 दिनों से। मतलब ऐसी न्यूज़ चली आ रही थी और उसके बाद जब उनका दौरा हुआ तो इस जो न्यूज़ है वह बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रेंड में रही। तो चलिए इस मुद्दे को देखेंगे हम, जिसमें है भारत ऑस्ट्रेलिया तृतीय वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026। इसमें सेकंड टॉपिक है। इन सभी टॉपिक को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। 4 टॉपिक थे इस पर आए थे, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है उन पर आए थे, तो सभी को मर्ज करके एक टॉपिक बना दिया गया है। बाकी आगे भी मतलब अभी तो यह मुद्दा 3-4 दिन और चलता रहेगा, ठीक है। तो आगे के न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी इससे संबंधित न्यूज आएंगी, तो उनको भी हम आगे देखते हुए चलेंगे। बाकी यहाँ पर जितना कंटेंट था उतना ऐड कर दिया गया है। चलिए सेकंड टॉपिक है भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा एवं सामरिक सहयोग पर संयुक्त घोषणा। थर्ड टॉपिक है भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा सुरक्षा एवं क्रिटिकल मिनरल्स सहयोग। जितने भी यहाँ पर वर्ड आ रहे हैं कि जैसे क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, तो हर एक चीज आपको एक बिल्कुल विस्तार से समझाई जाएगी। 4 है भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोड मैप। इस पर कोई बहुत ज्यादा कंटेंट आया नहीं था। आगे जैसे ही कंटेंट आएगा, मतलब आने वाले 2-3 दिनों में, तो उसको यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। बाकी टॉपिक ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध से ही संबंधित था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक और चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, जो भी टॉपिक स्टैटिक से लिंक होंगे तो वह टॉपिक आपको यहीं पर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसके अलावा
हम आपसे बस इतनी ही विनती करना चाहते हैं कि जो भी टॉपिक करंट अफेयर्स में चर्चा में रहते हैं उनको स्टैटिक से लिंक करके जरूर पढ़ते हुए चलना है। बाकी हम आपको सिखाते हुए चलेंगे कि किस प्रकार इस करंट अफेयर्स को फॉलो करना है, किस प्रकार इसका रिवीजन करना है, किस प्रकार नोट्स बनाने हैं, किस प्रकार इसको स्टैटिक से लिंक करना है। बाकी यहाँ पर हर एक चीज बिल्कुल ऐड की गई है। बाकी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगी हम आपको समझाते हुए भी चलेंगे। अगला है 6 है दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 एवं आईएमडी की भारी वर्षा की चेतावनी। 7 है एल नीनो की संभावित स्थिति एवं भारत की तैयारी। ये दो टॉपिक को मर्ज कर दिया गया है, दोनों लगभग सेम ही थे, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इसलिए इनको ऐड कर दिया है। टॉपिक 8 है हमारा समुद्री खाद्य निर्यात। इसमें जो सी फूड होते हैं उनका जो अभी रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उसमें जो डाटा है उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हमारा विषय है, सभी पहले तो जो चार टॉपिक जो कि एक दूसरे से लिंक्ड थे उनको देख लेते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया तृतीय वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026, और उसके बाद ये टॉपिक और देख लीजिए, भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा एवं सामरिक सहयोग पर संयुक्त घोषणा। उसके बाद थर्ड टॉपिक भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा एवं क्रिटिकल मिनरल सहयोग। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोड मैप 2026। यह सभी टॉपिक लगभग एक जैसे ही थे तो इनको मर्ज करके हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं चर्चा में क्यों रहा यह विषय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से 10 जुलाई 2026 के दौरान ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। स्टूडेंट अगर साउंड की कोई प्रॉब्लम अगर वीडियो के बीच में होती है, ठीक है, बाकी होगी तो नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है साउंड की या थोड़ा वीडियो क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके पास यूट्यूब पर ऑप्शन है तो आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 9 जुलाई 2026 को मेलबर्न में तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, क्रिटिकल मिनरल्स तथा शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। देखिए यूपीएससी वाले स्टूडेंट खास तौर पर ध्यान दें, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे जैसे मुख्य जो विषय होते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उनमें कभी कभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मिनट स्टूडेंट, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको आपको यूनिट से लिंक करते हुए चलना है, ठीक है। बाकी हमने यह करंट अफेयर जो है सभी के लिए डिजाइन किया है, इसमें हम इसलिए जो यूपीएससी का सिलेबस है वह ऐड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वरना जो क्लास है वह 2 से 3 घंटे की हो सकती है करंट अफेयर्स पर। और आप जानते हैं कि करंट अफेयर से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न सिर्फ यूपीएससी, बाकी अन्य भी जितनी परीक्षाएं हैं सभी में करंट अफेयर से ही लिंक करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने भी यूट्यूब पर यूपीएससी वाले स्टूडेंट इसे देखेंगे उनसे हमारा अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी से लिंक करके सिलेबस को ऐड करते हुए आपके लिए एक ऐसी करंट अफेयर्स की क्लास डिजाइन की जाए जो कि आपके सिलेबस से डायरेक्ट लिंक हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन भी दिए जाए मेंस के लिए, ऐसे दिया जाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। सभी यूपीएससी वाले स्टूडेंट जो भी इसे देखें उनसे रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है, खास तौर पे यूपीएससी वाले स्टूडेंट से हम बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको लगता है कि हाँ हर एक चीज ऐड होना चाहिए ताकि हम हमारे दिमाग में एक इमेज बन सके कि कहाँ कौन सा टॉपिक लिंक हो रहा है, सिलेबस हमको याद हो सके, समझ सकें, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम आपके लिए बेहतर क्लास लाएंगे, ठीक है। मतलब 2 क्लास रख लेंगे करंट अफेयर्स की, एक जो होगी जो कि यूपीएससी के अलावा जो कि वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए करंट अफेयर्स की होगी, और एक यूपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए होगी जिसमें हम डिटेल से हर एक टॉपिक को स्टैटिक से जो कि जीएस 1 2 3 4 5 की जो यूनिट है उनसे लिंक करते हुए पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसमें जो है दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, क्रिटिकल मिनरल्स तथा शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो मुद्दा होता है उसमें लगभग सभी जो ऐसे ही मुद्दे होते हैं, रक्षा, व्यापार, कोई भी देश हो, कोई भी दो देश हो, उनके बीच जो मुद्दे होते हैं वह इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो बस इसको नोट कर लीजिए, जो मुद्दों पर चर्चा होती है वह प्रमुख जो मुद्दे हैं वो है यही है, रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा। अगला है इस दौरान कई महत्वपूर्ण संयुक्त घोषणाएं एवं समझौते जारी किए गए जिनको हम आगे देखने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर जो प्रमुख शब्दावली आएंगी तो सबसे पहले शब्दावली को देख लेना जरूरी है, ठीक है।
आपको लगभग 1 महीने पहले बताया गया था कि हम इस प्रकार का करंट अफेयर्स लाएँगे जो कि संपूर्ण होगा, ठीक है? हर एक शब्दावली, चाहे कितने ही शब्द आएँ, चाहे क्लास कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, हर एक शब्दावली आपको समझाई जाएगी। इससे आपका जो बेसिक है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप कहीं डिबेट भी करेंगे तो आपको कम से कम ए इन शब्दों का मीनिंग पता रहेगा, तो आप अपने आप को एक बेहतर तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। इसलिए हर एक शब्दावली को अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, जितना कंटेंट है आपको दिया जाएगा नोट्स के रूप में। इसलिए सभी स्टूडेंट से बार-बार बोल रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर से जॉइन कर लीजिए, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सीएसपी क्या है? दो देशों के बीच ऐसा व्यापक रणनीतिक संबंध जिसमें रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसे अनेक क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग शामिल होता है। तो सीएसपी जो होता है, पार्टनरशिप होती है, उसमें इन सभी मुद्दों पर चर्चा होती है और ये सभी मुद्दे शामिल होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इस पर प्रश्न बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2020 में। घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों को पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ाकर रणनीतिक साझेदारी में बदलना है। चलिए आगे और कुछ शब्दावली हैं, देख लेते हैं। इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या होता है? इस क्षेत्र को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? इंडो पैसिफिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है? जो हिंद महासागर और जो प्रशांत महासागर का जो संयुक्त क्षेत्र होता है, ठीक है, व्यापक सामरिक एवं आर्थिक क्षेत्र होता है, उसको बोला जाता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। महत्व क्या है इसका? वैश्विक व्यापार का बड़ा भाग इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। समुद्री सुरक्षा एवं मुक्त नौवहन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की इंडो पैसिफिक ओशियन जो इनिशिएटिव है IPOI इसी पर केंद्रित है। शब्दावली देखते हुए चलना है, अच्छे से समझते हुए चलना है, हर एक चीज आपको विस्तार से ही बताई जाएगी, कोई भी लापरवाही नहीं की गई है। जितना कंटेंट था, जितना भी न्यूज़पेपर में मुद्दे चर्चा में रहे थे, उनको अच्छी तरीके से ऐड किया गया है। बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, और बाकी जो आगे रिपीट हो सकते हैं, जिनकी संभावना थी, उनको हम आगे ही पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? महत्वपूर्ण खनिज बोला जाता है इनको हिंदी में। वे खनिज जो ऊर्जा परिवहन, ठीक है, ऊर्जा परिवहन, एनर्जी ट्रांजिशन, इसको सही कर लीजिएगा, ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा शायद, एनर्जी ट्रांजिशन, रक्षा, सेमीकंडक्टर, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन एवं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए आवश्यक हो तथा जिनकी आपूर्ति सीमित या जोखिमपूर्ण हो। इसमें जो उदाहरण है लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेयर अर्थ मेटल और ग्रेफाइट। इनका जो यूज क्या होता है, जो भारत के लिए इनका महत्व देख लीजिए। ईवी बैटरी बनाने में, इनका निर्माण में इनका यूज किया जाता है। नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, रक्षा उत्पादन में इनका यूज किया जाता है। और जो सेमीकंडक्टर जो उद्योग है, जो चिप होती हैं, उनको बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। जो नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत, जैसे आपने देखा होगा सोलर पैनल होते हैं ना, इनकी जो ऊपर की जो प्लेट होती है, तो इनको बनाने में इनका यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट धैर्य बनाए रखना है, आपसे बार बार बोला जा रहा है कि क्लास 1 घंटे से अधिक की होगी, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से हर एक टॉपिक को समझते हुए चलना है। धैर्य बनाइए, 1 साल बाद आप पाएंगे कि आपने स्टैटिक से लिंक करके हर एक चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे अभी संसद का मानसून सत्र पढ़ेंगे तो वहां पर आप समझ पाएंगे कि कैसे हम करंट अफेयर्स के जरिए पूरे स्टैटिक को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। अगर आपने बस धैर्य बना के 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानिए आप बाकी जो स्टूडेंट हैं जो कि करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक करके नहीं पढ़ रहे हैं, आप उन सबसे बेहतर स्थिति में आगे होंगे। चलिए 4 देख लेते हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, ऐसी व्यवस्था जिससे वैश्विक संकट, युद्ध या आपूर्ति प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो। क्या होता है आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन? ऐसी व्यवस्था जिसमें चाहे कोई वैश्विक संकट हो रहा हो, वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कई देशों में युद्ध जैसी स्थिति बनी है, जिसकी वजह से जो हमारा जो निर्यात कर रहे हैं हम भी जिन भी चीज़ों का, जैसे प्राकृतिक जो गैस होती हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं सिलेंडर के जो भाव हैं बढ़ते जा रहे हैं, और बाकी जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम
आयात करते हैं, ठीक है। आयात और निर्यात दोनों पर प्रभाव बराबर ही हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव हो रहा है वह आयात की गई, ठीक है। मतलब आने वाली जो चीजें, आज से याद रखना है, आयात मतलब जो आने वाली चीजें होती है और निर्यात मतलब जो देश से निकलने वाली चीजें होती है, ठीक है। तो जो उससे हमारे आयात निर्यात पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी आपूर्ति श्रृंखला बनाई जाए, ठीक है। मतलब जिसमें लचीलापन हो, चाहे कोई भी वैश्विक संकट हो रहा हो, युद्ध की जैसी स्थिति हो, या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, तो उससे हम प्रभावित ना हो, ठीक है। उद्देश्य देख लीजिए, आयात स्रोतों का विविधीकरण करना है। इससे मतलब आयात स्रोतों का विविधीकरण करेंगे तो क्या होगा, आपूर्ति जो श्रृंखला है उसमें लचीलापन बढ़ेगा। उत्पादन एवं लॉजिस्टिक को अधिक सुरक्षित बनाना और आर्थिक जोखिम को कम करना। मतलब आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन को बेहतर बनाने से ज्यादा जरूरी है कि हम जिन प्रोडक्ट का निर्यात जो आयात कर रहे हैं, ठीक है, और जिनका निर्यात कर रहे हैं, निर्यात तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन आयात पर जो निर्भरता है उसको कम किया जाना चाहिए। आप जानते हैं सबसे अधिक जो हमारी निर्भरता है आयात पर, वह है प्राकृतिक गैस हो गई, इनके मामले पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इन सभी के मामले में बहुत अधिक है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें इन मुद्दों का सामना करना पड़ता है, क्राइसिस हो जाती है, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, ऊर्जा संकट। वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं, ऊर्जा संकट हो गया हमारा, जलवायु परिवर्तन हो गया, और क्या हो, ट्रेड जो होता है, ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर भी एक टर्मिनोलॉजी है जो कि आगे आएगी, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल होंगे, ऐसा नहीं है कि अभी अपन ने यहाँ पर भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध पढ़ लिया तो उस पर कोई चर्चा आगे नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। साल भर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध है उनको आप 10 से 20 बार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। महीने में 1 से 2 आर्टिकल हमेशा ही किसी न किसी कंट्री पर आ ही जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट देख लेते हैं क्या होता है। दो देशों के बीच व्यापार, निवेश, सेवाओं और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किया जाने वाला व्यापक आर्थिक समझौता है। भारत ऑस्ट्रेलिया संदर्भ में देख लेते हैं इसको। दोनों देश व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो इसका क्या परिणाम होगा, जैसे ही इस पर कार्य पूर्ण हो जाता है तो वह आर्टिकल जरूर से ही न्यूज़पेपर में आएगा, तो उसको हम वहां पर संपूर्ण तरीके से कंप्लीट करेंगे। अभी केवल मुद्दे पर चर्चा चल रही है, तो यहाँ ऐसे में यहाँ पर जितना कंटेंट वहां पे दिया गया था ऐड कर दिया गया, ठीक है। केवल चर्चा हुई है तो चर्चा हुई है तो बस उसको समझ लेना आवश्यक है कि आखिर होता क्या है, और बाकी इस पर अन्य जो निर्णय आते हैं तो फिर उसको हम वहां पर आगे जो आर्टिकल हमको देखेंगे वहां पर इसको कंप्लीट कराया जाएगा। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का विकास समझ लेते हैं कि क्रम क्या रहा। 2009 भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित हुए। 2014 प्रधानमंत्री स्तर की द्विपक्षीय यात्राओं का नया दौर प्रारंभ हुआ। 2020 कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप CSP की स्थापना हुई। तो याद रखना है, सन याद रखिएगा, 2020 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुरुआत कब हुई थी। 2022 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ। और वर्ष 2023 से 25 रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, हाइड्रोजन जो एनर्जी होती है, उन सब पर भी बात होने लगी धीरे धीरे करके। जलवायु परिवर्तन जैसे जो मुद्दे हैं उन पर भी आगे जाके चर्चाएं होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब जितने भी वैश्विक मुद्दे जो चर्चा में होते हैं लगभग सभी देशों पर, मतलब अगर कोई प्रधानमंत्री दौरे पर जाते हैं तो उनके भी जो मुद्दे होते हैं लगभग समान ही होते हैं, ठीक है। तो 2026 तृतीय वार्षिक शिखर सम्मेलन में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति बनी है। चलिए आगे चलते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के प्रमुख स्तंभ क्या रहे। यह जो हमारे स्तंभ है वह सभी देशों के संदर्भ में भी रहेंगे। आप UPSC वाले स्टूडेंट ध्यान दें, आप किसी भी देश को पढ़ेंगे भारत और उसके संबंध में, ठीक है, संबंध अगर पढ़ते हैं तो उसके जो पिलर होंगे वह इसी तरीके के होंगे। रक्षा एवं सामरिक सहयोग, व्यापार एवं निवेश, उसके बाद होगा ऊर्जा, ऊर्जा का जो क्षेत्र है, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल अगर हटा दें तो ऊर्जा का जो क्षेत्र, और शिक्षा एवं अनुसंधान। पॉइंट जो होते हैं, जो फैक्ट होते हैं वह लगभग सेम ही होते हैं। चलिए देख लेते हैं। रक्षा एवं सामरिक सहयोग, इसमें जो है ऑसी ऑसी इंडेक्स नौसैनिक अभ्यास, दोनों देशों के नेम को मिलाकर इसको बनाया गया है।
ऑस इंडेक्स पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ऑस इंडेक्स जो नौसैनिक अभ्यास है, तो याद रखना किन दो देशों के बीच होता है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ऐसे जो नौसैनिक अभ्यास या सैन्य अभ्यास होते हैं वह पूछ लिए जाते हैं जो कि डायरेक्ट मेल नहीं खाते हैं नेम से, लेकिन ये तो नेम से सीधा मेल खा रहा है, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। समुद्री सुरक्षा एवं इंडो पैसिफिक में सहयोग बढ़ाना, ठीक है। आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करना, साइबर सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी में साझेदारी करना, व्यापार एवं निवेश, ईसीटी ए के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। बता देते हैं कि ईसीटी ये आखिर होता क्या है, ठीक है। इसको मतलब बोला जाता है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। एक क्या है, द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है, जिस पर कब 2022 में चर्चाएं स्टार्ट हुई थी, हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। फिर जो लागू हुआ था 2022 के अंत तक इसे लागू भी कर दिया गया था। इसमें जो समझौता हुआ था वह हुआ था, यह समझौता ऑस्ट्रेलिया से भारत में आने वाले जो सामान होते हैं ना, उन पर जो शुल्क लगता है उनको जो 100% जो शुल्क है मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। मतलब जितने भी सामान ऑस्ट्रेलिया से भारत में आएंगे वह शून्य शुल्क पर बाजार में आएंगे, और जो सामान भारत से ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे वह 90% चरणबद्ध तरीके से उनमें शुल्क की कमी की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सीईसीए पर वार्ता जारी है, ठीक है, चल रही है। जैसे ही कुछ निष्कर्ष निकलता है तो वह मुद्दा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो ईसीटी है, ईसीटीई है, जो इससे संबंधित जो अन्य टर्मिनोलॉजी जो होती है, एक है जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein शामिल होते हैं, ठीक है। यह समझौता भी 1 अक्टूबर 2025 को लागू हो गया था, ठीक है, जिसके तहत भारत में 15 वर्षों में $100 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की प्रतिबद्धता रखी गई है। बाकी अगर इससे संबंधित कोई भी शब्दावली अगर आगे आती है तो उसको वहां पर विस्तार से जरूर देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है ऊर्जा एवं क्रिटिकल मिनरल, याद रखिएगा इनमें जो क्षेत्र हैं यह सभी में लगभग सेम ही हो गए। कोई भी दो देशों के बीच अगर संबंधों पर चर्चा होती है तो वहां के जो प्रमुख मुद्दे हैं वह यही रहने वाले हैं, जिसमें है आतंकवाद रोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा एवं रक्षा प्रौद्योगिकी में साझेदारी, कृषि कृषि शिक्षा, खनन एवं सेवा क्षेत्र में निवेश। जो कॉमन मुद्दे हैं वह यही रहते हैं, मुद्दे नहीं बदलते हैं, ठीक है। देश बदलने से मुद्दे नहीं बदल जाते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि सार्वभौमिक स्तर के ही होते हैं। इसमें ऊर्जा एवं क्रिटिकल मिनरल्स देख लेते हैं। लिथियम एवं रेयर अर्थ मेटल मिनरल्स की आपूर्ति, सॉरी, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति, स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में सहयोग करना। लगभग सभी देशों में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना। शिक्षा एवं अनुसंधान में देख लेते हैं। भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया प्रमुख शिक्षा गंतव्य, संयुक्त शोध परियोजनाएं और विश्वविद्यालयों के बीच अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना। चलिए देख लीजिए भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, देख लीजिए यूपीएससी वाले स्टूडेंट। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। चीन पर जो हमारी निर्भरता होगी वह कम होगी, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उनकी सुरक्षित उपलब्धता हो सकेगी। रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार होगा। व्यापार, निवेश एवं रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अन्य वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सिडनी। मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बाकी हम इसे आगे मैप में भी देखने वाले हैं, ठीक है। शिखर सम्मेलन की प्रमुख घोषणाएं एवं परिणाम अभी आपको बता दिए गए हैं, वही सब घोषणाएं हैं, वही सब परिणाम हुए हैं, ठीक है। इन सब पर अब भी हमने चर्चा की है। चलिए आगे चलते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया से जुड़े प्रमुख संगठन एवं समूह, क्वाड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। स्थापना 2007 और पुनर्जीवित कब हुआ, 2017 में। मुख्यालय, कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। भारत की स्थिति क्या है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। तो क्वाड के कितने सदस्य होते हैं, इसके होते हैं टोटल 4 सदस्य होते हैं, यहाँ देख रहे होंगे। इसमें इंडिया हो गया और यूनाइटेड नेशन, ठीक है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान, 4 इसके जो सदस्य हैं।
इसमें सेकंड जो संगठन है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA 1997 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय एवेने मॉरिशस में है। भारत की स्थिति क्या है? संस्थापक सदस्य वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO 1995 में स्थापना। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। और भारत की स्थिति क्या है? संस्थापक सदस्य के रूप में कार्य करता है। G20 में टोटल कितने देश हैं? 20 देश हैं, इसलिए इसका जो नेम है वह है G20 है। ठीक है, 1999 में बना। कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। इसकी मीटिंग होती रहती हैं अन्य देशों में, जितने भी इसके सदस्य हैं उन्हीं देशों में इसकी जो मीटिंग होती है वह कंडक्ट होती रहती है। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया दोनों इसके सदस्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको मैप में देख लेते हैं। ठीक है, मैप बेस्ड भी जो क्वेश्चन होते हैं वह एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह है कैनबरा। सबसे बड़ा शहर क्या है? कौन सा है? सिडनी। सिडनी यहाँ पर है। ठीक है, इसके जो पूर्व भाग में होता है इसको देख लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट। इस प्रकार से आप मैप को समझ सकते हैं आसानी से। तो पूर्व में है, सिडनी है। कैनबरा लगभग इसके जो दक्षिण भाग है वहां पर है। महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। पड़ोसी समुद्र इसमें है हमारा जो है तस्मान सागर, जो कि पूर्व की ओर मिलता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर मिलता है तस्मान सागर। उसके बाद कोरल सागर। कोरल सागर कहाँ है? कोरल सागर हमारा ये रहा। कोरल सागर के बाद आता है कौन सा है? अराफुरा सागर। ठीक है, अराफुरा सागर। उसके बाद है हमारा तिमोर सागर। तिमोर सागर भी यही जो अराफोरा सागर है इसी के आसपास का जो क्षेत्र है ना, जो ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ वाला भाग है, यहीं पर हमको तिमोर सागर भी देखने को मिलता है। और महत्वपूर्ण जो जल डमरू मध्य वह है टॉरेस जल डमरू मध्य, ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी की जो है यहाँ पर। चलिए अब थोड़ा PYQ भी देख लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, कंटेंट बिल्कुल बहुत शानदार डिजाइन किया गया है। इसके अलावा कहीं और से करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इसकी जो मंथली मैगजीन होती है वह भी आपको प्रोवाइड करा दी जाए। बस स्टूडेंट जुड़े रहना है, आपको लास्ट तक धैर्य बना कर रखना है। ठीक है, अगर कंटेंट के बीच में कहीं भी वॉइस से संबंधित या स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ऐसी कोई असुविधा उत्पन्न होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, PYQ देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न आ चुके हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन क्वाड का सदस्य है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन जो सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन थर्ड जापान, ऑप्शन फोर दक्षिण कोरिया। चलिए एलिमिनेट करते हैं, तो दक्षिण कोरिया था ही नहीं, फोर नहीं है, कट गया। ठीक है, यहाँ पर जो तीनों हैं वह क्वाड के सदस्य हैं। और एक और जो सदस्य है वह कौन सा है? अब भी आपको पढ़ाया गया है, थोड़ी देर पहले ही आपको हर एक चीज समझाई गई है। चलिए बताइए कौन से हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन है सॉरी, एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रक्षा गठबंधन स्थापित करना, ऑप्शन बी द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन डी संयुक्त मुद्रा लागू करना। क्या उद्देश्य रहे हैं? चलिए स्टूडेंट कमेंट में आंसर देते हुए चलना है। स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि उनको आंसर पता भी होता है तो वह कमेंट में देना जरूरी नहीं समझते हैं। याद रखिए, जितना ज्यादा आप कमेंट में एक्टिव रहेंगे, एक्टिव रहने से मतलब है जब क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसी टाइम आंसर देना है, ऐसे फालतू के कमेंट करते हुए नहीं रहना है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके आंसर देते हुए कमेंट में चलना है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना। अगला जो हमारा है अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। इसमें है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप CSP की शुरुआत किस वर्ष हुई? अभी इससे पहले जो CSP है वह आपको पढ़ाया गया है, उसमें यह भी बताया गया था कि यह कब स्टार्ट हुआ और इसका उद्देश्य क्या रहा। इसमें ऑप्शन है 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020 और ऑप्शन डी 2022। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और अन्य जो प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, क्या बन सकता है उसको भी देख लेते हैं। जो सेकंड MCQ है वह है निम्नलिखित में
से कौन सा क्रिटिकल मिनरल्स माना जाता है जो मुख्यतः इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी बैटरीज के निर्माण में उपयोग होता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी लोह अयस्क, ऑप्शन डी मैग्नीज। यह अभी आपको कुछ देर पहले जब क्रिटिकल मिनरल्स वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें आपको बताया गया था कि कौन सा जो मिनरल्स होता है वह इंपॉर्टेंट होता है ईवी के लिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी लिथियम। लिथियम आधुनिक ईवी बैटरीज, ठीक है, जो ऊर्जा भंडारण तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल है और ऑस्ट्रेलिया विश्व के प्रमुख लिथियम उत्पादकों में से एक है। इसलिए जब भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो इस मुद्दे पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा होती है ताकि हमको अधिक से अधिक लिथियम मिल सके और उसका हम ईवी में यूज कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है संसद का मानसून सत्र 2026 जो कि 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाला है। तो इसमें आगे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे, ठीक है। अभी 1 से 2 मंथ यह चर्चा में रहने ही वाला है और आगे जैसे जैसे इस पर टॉपिक आते चलेंगे तो उसको भी यहाँ पर ऐड करते हुए चलेंगे। और बाकी इस टॉपिक को आपको पॉलिटी में जरूर पढ़ना है। स्टैटिक वाला जो टॉपिक है वहाँ पर इसको लिंक कर लेना है। बाकी आगे जैसे ही जीएस वाली जो क्लास स्टार्ट होंगी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की, उनमें आपको विस्तार से इनको समझाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानसून संसद का मानसून सत्र 2026 जो कि स्टार्ट होने वाला है 20 जुलाई से 13 अगस्त तक रहेगा। चर्चा में क्यों? संसद का मानसून सत्र 2026 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। सत्र के दौरान लोकसभा एवं राज्यसभा की टोटल जो बैठकें होने वाली, ठीक है, जो कि संभावित हैं वह हैं 19 बैठकें। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी कितनी बैठकें होंगी वह तो आने वाले 13 अगस्त है उसके बाद ही पता चलेगा। सरकार ने इस सत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषयों, विभिन्न विधेयकों, वित्तीय एवं नीतिगत मामलों पर चर्चा और निर्णय की योजना बनाई है। विपक्ष द्वारा भी कई समसामयिक राष्ट्रीय मुद्दों को संसद में उठाए जाने की संभावना है। क्या क्या मुद्दे उठेंगे, किन किन विधियों पर चर्चा होगी, तो वह सभी डेली करंट अफेयर्स में चर्चा में रहेंगे। तो उनको हम यहाँ पर करंट अफेयर्स में आपको बताते हुए चलेंगे, तो उनको आपको पॉलिटी में लिंक करते हुए भी चलना है। चलिए देख लेते हैं। इसको आप शॉर्ट नोट्स के रूप में ऐड कर सकते हैं। नोट्स किस प्रकार बनाए जाते हैं, ठीक है, ये तो हमने आपको डिटेल में बता दिया कि कितनी बैठकें होने वाली हैं, क्या क्या घोषणाएं होने वाली हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में आपको दिया गया है। स्वीकृति कौन देते हैं? इसको स्वीकृति देते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है, जो कि वर्तमान जो भी उस पद पर हैं, जैसे अभी हैं वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वह इसको स्वीकृति प्रदान करेंगी। संसद का मानसून सत्र क्या होता है आखिर देख लेते हैं। पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संसद का मानसून सत्र भारत की संसद का दूसरा नियमित वार्षिक सत्र होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस दौरान सरकार विधेयक प्रस्तुत करती है तथा राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है इस सत्र का? विधेयकों बिल्स पर चर्चा एवं पारित करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करना, सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित कराना और विभिन्न समितियों एवं रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखना। अभी जितने भी आगे भी सत्र होंगे उनको भी विस्तार से देखेंगे। इसकी प्रक्रिया देख लीजिए, आगे डिटेल में भी इसको देखने वाले हैं, जिसमें होता है प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधेयकों पर चर्चा एवं मतदान, अल्पकालिक चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थायी समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए, संसद के नियमित सत्र में 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है, 3 सत्र होते हैं। मानसून सत्र जो होता है सामान्यतः जुलाई अगस्त में होता है और वर्तमान जो मानसून सत्र है वह कब से स्टार्ट होने वाला है? 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक यह चलने वाला है। कुल बैठकें कितनी हैं? संभावित हैं 19। चलिए देख लेते हैं इससे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है। आर्टिकल 85, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को आहूत एवं स्थगित करते हैं। राष्ट्रपति आवश्यकता होने पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी वाले स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वह बनेगा कि संसद के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर आपको यह 3 फैक्ट दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। आर्टिकल जो 85 है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतर नहीं होना चाहिए वह कितना है? वह है 6 माह।
देख लीजिए, भारत में संसद के 3 नियमित सत्र होते हैं, जिसमें पहला है बजट सत्र, जो कि कब से कब तक होता है, सामान्य जो अवधि होती है जनवरी फरवरी से अप्रैल, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, और शीतकालीन सत्र जो होता है वह होता है नवंबर दिसंबर में। राष्ट्रपति की भूमिका, संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान की घोषणा करना, लोकसभा को भंग करना यदि आवश्यक हो तो, संसद के प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करना। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 87। परीक्षा हेतु जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें देख लीजिए एक बार। आर्टिकल 79 क्या कहता है? संसद का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 85 संसद का आहन, सत्रावसान एवं लोकसभा का विघटन। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 2 सत्रों के बीच का जो अधिकतम जो अंतर हो सकता है वह क्या होता है? 6 माह तक का हो सकता है। चलिए, संसद के मानसून सत्र 2026 के जो संभावित जो मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी, लगभग संपूर्ण मुद्दे यहाँ पर कवर किए गए हैं। ठीक है, इनको 3 में डिवाइड किया गया और उन्हीं के अंदर अन्य मुद्दे हैं, तो सबको देख लेना एक बार। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे तो इनको पॉलिटी में बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रमुख विधायी कार्य में है लंबित जो बिल्स हैं उन पर चर्चा करना, उन्हें पारित करना, जो न्यू बिल्स हैं को संसद में प्रस्तुत करना, विभिन्न संसदीय समितियों की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करना। उसके बाद वित्तीय एवं प्रशासनिक कुछ कार्य होते हैं जिसमें विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित विषयों पर चर्चा, सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर सरकार का जो वक्तव्य है, ठीक है, उस पर विशेष फोकस रहेगा। आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों पर विचार करना। जनहित से संबंधित जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हो गए, अर्थव्यवस्था, रोजगार, और जो वर्तमान समय में देख रहे हैं कि निर्यात का जो इशू है उसकी वजह से महंगाई निरंतर बढ़ रही है, तो वह मुद्दा भी चर्चा का विषय रहेगा। ठीक है, जैसे ही मतलब कोई न्यूज आती है, आर्टिकल आते हैं, तो उसको आपको बताया जाएगा, बिल्कुल विस्तार से समझाया जाएगा। बाकी अभी जितना ऐड किया गया है उससे समझिए और उसका अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल होते हैं वो पिछले आर्टिकल से लिंक होकर ही आते हैं, तो आपको हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करते हुए चलना है। जो भी स्टूडेंट अभी बीच क्लास में जुड़ रहे हैं या आगे जुड़ेंगे, तो उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके नोट्स हम वहीं पर प्रोवाइड कराने वाले हैं क्लास के बाद। चलिए देख लेते हैं, कृषि एवं ग्रामीण विकास पर चर्चा होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जो नीतियां होती हैं, उनका जो एनालिसिस किया जाएगा कि किस प्रकार उनको और बेहतर बनाया जाए। ठीक है, हर एक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल शासन पर भी चर्चा होगी। चलिए अब देख लेते हैं संसद में प्रमुख जो संसदीय प्रक्रिया होती है। अभी हमने आपको शॉर्ट में बताया था इससे पहले। ठीक है, शॉर्ट में बताया था इससे पहले, कहाँ गया वो, अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए शॉर्ट में बताया था, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए, प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का पहला घंटा होता है। सांसद सरकार से प्रश्न पूछते हैं, उद्देश्य सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना। यही सब कंटेंट आपको पॉलिटी में मिलेगा। पॉलिटी के लिए आप जो बुक पढ़ सकते हैं वह एम लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है वह पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। जो कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा वह वहीं से जो कुछ पॉइंट होंगे वहीं से ऐड किए जाएंगे, और बाकी उसमें जो कुछ नहीं ऐड होगा वह हम अपनी तरीके से अन्य जो सोर्स हैं उनसे ऐड जरूर करेंगे। ठीक है, मतलब आपको संपूर्ण कंटेंट दिया जाएगा, ऐसा कंटेंट जिससे कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे। और आप देख रहे हैं पॉलिटी के भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको भी बाकायदा से ऐड किया जा रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, हर एक चीज आपको विस्तार से समझाई जा रही है। इसलिए धैर्य बना के रखना है और जुड़े रहना है अंत तक क्लास में। चलिए देख लेते हैं शून्यकाल। प्रश्नकाल के तुरंत बाद आयोजित होता है। नियम पुस्तिका में औपचारिक उल्लेख नहीं। ठीक है, नियम पुस्तिका जो होती है उसमें औपचारिक उल्लेख नहीं है। सांसद तत्काल जनहित के मुद्दे उठाते हैं। ठीक है, उठा सकते हैं। इसके बाद बिल देख लेते हैं। नया कानून बनाने या किसी वर्तमान कानून में संशोधन का जो प्रस्ताव होता है उसे बिल कहा जाता है। ठीक है, अगर वह पारित होता है तो वह पारित होने के बाद क्या बन जाता है? वह पारित होने के बाद बन जाता है अधिनियम या एक्ट। स्थगन प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण एवं तत्कालिक लोकहित के विषय पर सदन का सामान्य कार्य स्थगित कर चर्चा करना। मतलब ऐसा कोई भी मुद्दा जो कि लोकहित के विषय का होता है, अगर सदन के बीच में कोई
ऐसे अन्य मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उसी के बीच में अगर कोई लोकहित का मुद्दा आ जाता है तो उस पर चर्चा पहले की जाती है, बाकी उस मुद्दे को साइड कर दिया जाता है जिस पर चर्चा हो रही थी। नेक्स्ट है अल्पकालिक चर्चा, बिना मतदान के किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर चर्चा करना। और बाकी जब भी हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करेंगे, जैसे ही जो हमारा जीएस वाले जो कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे उसमें पॉलिटी पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को और विस्तार से आपको समझाया जाएगा और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, भंग नहीं होती है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जरूर याद रखना है, खासकर वनडे एग्जाम वाले सभी स्टूडेंट ध्यान दें। महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं बिल्कुल ना छोड़िएगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह इन महत्वपूर्ण तथ्यों से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए अब पीवाईक्यू देख लेते हैं। ठीक है, सभी पीवाईक्यू ऐड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है जिन पर की क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2 ही बस ऐड करेंगे। आप जानते हैं क्योंकि जो मुद्दे हैं वह साल भर नहीं बदलते हैं, यही मुद्दे बार बार करंट अफेयर्स में रिपीट होने वाले हैं, तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ही यह मुद्दा फिर से आता है तो वहां पर हम नए पीवाईक्यू को ऐड करेंगे और जो नया एमसीक्यू होगा उसी को ऐड किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं पीवाईक्यू क्या आया। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 4 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। ठीक है, 1 ईयर। चलिए इसका आंसर आपको पता ही होगा, अब भी देखा है कुछ देर पहले ही। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर क्या है इसका? इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 6 माह। ठीक है, जो आर्टिकल होता है आर्टिकल 85 इससे संबंधित है। आर्टिकल 85 क्या कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। चलिए एमसीक्यू जो फर्स्ट है उसको देख लेते हैं। और यहाँ पर जो अन्य पीवाईक्यू भी बन सकता है आया है, मतलब कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं वह कौन होते हैं। ऑप्शन दिए गए थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो आप जानते हैं कि हमारे जो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वह कौन होते हैं, तो वह होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी। ठीक है, तो उनसे संबंधित जो आर्टिकल है वह आर्टिकल भी नोट कर लीजिए। उनसे संबंधित जो आर्टिकल है हमारा 64 है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 64 है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, आर्टिकल 64 क्या कहता है, जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। चलिए अब एमसीक्यू सेकंड देख लेते हैं। एमसीक्यू सेकंड क्या है हमारा? संसद का मानसून सत्र 2026 किस अवधि के दौरान आयोजित किया जाएगा? आने वाले जो 3-4 मंथ होंगे उनके लिए यह एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026, ऑप्शन बी 10 जुलाई से 5 अगस्त 2026, ऑप्शन सी 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 या फिर ऑप्शन डी 1 अगस्त से 25 अगस्त 2026। चलिए तो एमसीक्यू सेकंड है, उसका सही आंसर देख लेते हैं हम। क्या है इसका सही आंसर? बताइए जल्दी, अभी आपको बताया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अब अगले जो टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। टॉपिक 6 से हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून 2026, आईएमडी की भारी वर्षा की चेतावनी एवं एल नीनो की संभावित स्थिति। इसमें हमें इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, सभी पर अंदर विस्तार से चर्चा की गई है। तो चलिए विषय को देखते हैं, सीधा मुद्दे पर देख लेते हैं चर्चा में क्यों रहा विषय। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने देश के कई राज्यों के लिए भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की। दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 देश के अधिकांश भागों में सक्रिय है, जिससे अनेक क्षेत्रों में तेज वर्षा दर्ज की गई है। ठीक है, जिससे कि बाढ़ और जो जल भराव जैसे भूस्खलन जैसे प्रमुख मुद्दे उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए यह विषय बहुत ही ज्यादा हमारा चर्चा में रहा है। आईएमडी तथा अन्य संबंधित एजेंसियों ने राज्यों को आपदा प्रबंधन एवं पूर्व तैयारी के निर्देश जारी किए हैं। मौसम विशेषज्ञों द्वारा इंशो एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन
की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ठीक है। जो मौसम विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा इन शो की लगातार निगरानी की जा रही है, क्योंकि इसका प्रभाव भारत का जो मानसून होता है, जो कृषि होता है, उस पर विशेष रूप से पड़ता है। चलिए चलते हैं आगे। स्टूडेंट धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है। पहले ही आपको बताया गया है, जो स्टूडेंट हर एक चीज को विस्तार से समझना चाहते हैं कि किस प्रकार करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक किया जाता है, किस प्रकार जो मुद्दे हमारे करंट अफेयर्स में चर्चा में रह रहे हैं, किस प्रकार से उन पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार पीवाईक्यू ऐड किए जाते हैं, हर एक चीज आपको एक ही लेक्चर में मिलने वाली है। बार बार बोल रहे हैं, इसके अलावा आपको कहीं और से कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए इस करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, पढ़ते रहिए और इसका रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहां से डाउनलोड करके आप इसका एक बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम आपको यह भी बता देंगे कि इस प्रकार इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाया जाता है, ठीक है। एक पेज में हम हैंड रिटन के रूप में आपको शॉर्ट नोट इसका बनाकर प्रोवाइड करा देंगे, तो वहां से आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार इसके नोट्स बनाए जाते हैं। चलिए प्रमुख शब्दावली देख लेते हैं कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसको समझ लेते हैं पहले तो, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे आपको, बस धैर्य बना के रखना है। दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून क्या है आखिर? दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में जून से सितंबर के बीच वर्षा लाने वाली मौसमी पवन प्रणाली है, जो हिंद महासागर, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती है। इसकी दो शाखाएं होती, एक होती है अरब सागर की शाखा, ठीक है, और एक शाखा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो चलिए देख लेते हैं इसको, डायग्राम से देख लीजिए। दो शाखाओं की बात की हमने, एक होती है अरब सागर की शाखा और दूसरी जो होती है हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा। इनको हम समझने वाले हैं, पहले उसी को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसकी मुख्य विशेषताएं देख लीजिए। भारत की लगभग 70 से 75% जो वार्षिक वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। जो वर्षा होती है, कितने प्रकार की वर्षा होती है? 3 प्रकार की, जैसे पढ़ा होगा आपने, चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। तो इन सभी टॉपिक को हम जैसे ही जीएस वाला जो सेक्शन स्टार्ट होंगे, ठीक है, जो कंटेंट आपको दिया जाएगा उसमें हर एक चीज को आपको बताया जाएगा, तो वहीं पर हम आपको जो वर्षा वाला जो टॉपिक समझाएंगे, ठीक है, विस्तार से समझाएंगे। जब भूगोल स्टार्ट करेंगे ना जीएस में, तो वहां पर हम आपको विस्तार से इसको समझाएंगे। इसलिए धैर्य बना के रखना है और जुड़े रहना है अंत तक। अंत तक से मतलब है कि टेलीग्राम चैनल को छोड़ना नहीं है और यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहना है, तभी यह कोर्स आपको मिलेंगे और यह नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहना है। चलिए देख लेते हैं। भारत की जो 70 से 75% जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। सामान्यतः 1 जून के आसपास केरल तट पर प्रवेश करता है, ठीक है। जो हमारा मानसून होता है वह कब प्रवेश करता है? 1 जून के आसपास ही। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत में जो सबसे पहला मानसून कहाँ पर आता है, तो वो उसका आंसर केरल ना लगा दीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहली जो मानसून की दस्तक होती है भारत में वह होती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह आप भी जानते हैं कि यह हमारे देश का ही हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग मानसून कब आता है? 20 से जो 22 मई का जो समय होता है, यहाँ पर मानसून आ जाता है। बाकी अगर हम मुख्य भूमि, ठीक है, मेन स्ट्रीम की बात करें, मुख्य भूमि पर जो पहुंचती है वह 1 जून के आसपास केरल के तट पर पहुंचती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में ही सबसे पहले यहाँ पर पहुंचती है। तो सितंबर के अंत से उत्तर पश्चिम भारत से इसकी वापसी या विड्रॉल प्रारंभ हो जाता है। तो भारत के लिए इसका क्या महत्व है? कृषि उत्पादन का प्रमुख आधार है, जलाशयों एवं भूजल का पुनर्भरण जल विद्युत उत्पादन में सहायक होता है। पेयजल एवं सिंचाई के जो स्रोत होते हैं उनकी उपलब्धता यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। जितने भी मतलब बारिश होती है तो जल के जो स्रोत होते हैं उनमें जल पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी फसलें होती हैं उनका जो उत्पादन होता है वह भी बहुत अच्छा होता है। और बाकी अर्थव्यवस्था एवं खाद्य सुरक्षा के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वह भी इससे बढ़ते हैं। चलिए अब इससे संबंधित इसको डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार कि दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्माण किस प्रकार होता है। ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप अत्यधिक गर्म होता है, जिससे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। इस क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है?
जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में हमारा कौन कौन सा जो हिस्सा शामिल होता है, इसमें पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सबको भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। जो चीन वाला हिस्सा होता है, याद रखिएगा, चीन वाला जो हिस्सा होता है वह भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं होता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव वगैरह यह सब हिस्से भी शामिल होते हैं। ठीक है, कभी कभी अफगानिस्तान और मालदीव जैसे हिस्सों को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, निम्न दाब की स्थिति बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। और हिंद महासागर, इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शामिल है, अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं, जिससे उच्च दाब की स्थिति बनती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो हवाएं होती हैं वह उच्च दाब से निम्न दाब की ही ओर चलती हैं। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली आर्द्र हवाएं होती हैं, तो यहाँ से नमी लेकर जाती हैं। और जैसे ही यह किन्हीं भी पर्वतीय भागों, जैसे पर्वतीय जो पश्चिमी घाट हो गया, हमारा हिमालय क्षेत्र हो गए, या अन्य पर्वतीय भाग होते हैं, जैसे ही उनसे टकराती हैं तो वहां पर बहुत अधिक वर्षा होने लगती है। ठीक है, तो इससे वर्षा का जो प्रोसेस है वह भी समझ आ गई होगी आपको कि किस प्रकार वर्षा होती है। ठीक है, क्या कारण होते हैं, उसको हर एक चीज आपको विस्तार से बता दी गई है। बाकी भूगोल वाले इस जैसा ही विषय स्टार्ट होगा वहां पर इस टॉपिक को विस्तार से समझाया जाएगा कि किस प्रकार पूरी प्रक्रिया होती है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो अगली जो शब्दावली है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, आईएमडी क्या है? भारत मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी है, जो मौसम पूर्वानुमान, मानसून निगरानी, चक्रवात चेतावनी, वर्षा पूर्वानुमान एवं भूकंपीय सेवाएं प्रदान करती है। स्थापना कब हुई? स्थापना पर बार बार प्रश्न पूछा गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। संबंधित मंत्रालय, प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको नोट कर लेना। इसका जो संबंधित मंत्रालय है वह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसके जो मुख्य कार्य हैं उसमें शामिल है मौसम का पूर्वानुमान, मानसून की निगरानी एवं पूर्वानुमान, भारी वर्षा, चक्रवात, हीटवेव, शीतलहर, इन सब पर चेतावनी पहले से जारी कर दी जाती है। किसके द्वारा? जो हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा इन सभी जो हमारी आपदाएं हैं उन पर पहले से ही चेतावनी जारी कर दी जाती है। इसमें भूकंप की जो जानकारी होती है वह भी पहले ही दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें थर्ड जो शब्दावली है वह है इंशो। एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन क्या है? इसको देख लेते हैं। प्रशांत महासागर एवं वायुमंडल के बीच होने वाली एक प्राकृतिक जलवायु प्रणाली है, क्लाइमेट पैटर्न है, जो विश्व भर के मौसम, वर्षा एवं तापमान को प्रभावित करता है। आगे भी इसको विस्तार से समझने वाले हैं। अभी यहाँ पर जितना दिया गया है उसको समझिए। फिलहाल भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? एल नीनो के दौरान भारत में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, एल नीनो जो होता है तो यह कम वर्षा का एल नीनो, ये देखिए एल नीनो की स्थिति में जल अत्यधिक गर्म होता है। और लानीना, इसमें क्या होता है? जल अधिक ठंडा होता है। और न्यूट्रल की जो स्थिति होती है वह सामान्य रहती है। ठीक है, ना तो जल अधिक गर्म होता है और ना अधिक ठंडा होता है। इसका प्रभाव क्या होता है? इसमें जो भारतीय क्षेत्र में जो कृषि होती है, जल संसाधन होते हैं, खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था, सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। एल नीनो के जो एंशो के 3 चरण होते हैं। ठीक है, तीनों चरणों को समझिए। एल नीनो मध्य एवं पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर का सतही जल सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? एल नीनो। और लानीना उसी क्षेत्र का सतही जल सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। और न्यूट्रल जो स्थिति है, जब जल ना तो अधिक गर्म हो और ना अधिक ठंडा हो। चलिए इसका कारण समझ लीजिए कि जब जो व्यापारिक जो ट्रेड होती हैं, ठीक है, जो ट्रेड विंड्स होती हैं, जब वह कमजोर होती हैं तो ऐसी कमजोर विंड्स की स्थिति में क्या होता है? एल नीनो की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समुद्री सतह का तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। एल नीनो एक अवस्था है जिसमें मध्य एवं पूर्वी विषुवतीय प्रशांत के समुद्री सतह का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। मुख्य विशेषताएं: प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य से असामान्य रूप से गर्म होना। ठीक है, इसमें जो ट्रेड विंड्स होती हैं उनके कमजोर होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, तो यहाँ पर ही प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लीजिएगा कि जो एल नीनो है उसका क्या कारण होता है आने का। तो उसका सबसे प्रमुख कारण है जो ट्रेड विंड्स होती हैं वह कमजोर पड़ जाती हैं, इसलिए यह स्थिति प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। तो इसका प्रभाव हमारे
भारत पर पड़ता है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है, वर्षा की कमी हो जाती है, जो कृषि उत्पादन होता है और जो जल की उपलब्धता होती है, दोनों में कमी होती है और सूखे की स्थिति ऐसे में उत्पन्न हो जाती है। अगला जो टॉपिक वह है लानीना। लानीना की वह लानीना वह अवस्था है जिसमें मध्य एवं पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर के समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। ठीक है, मुख्य विशेषता देख लीजिए, इस स्थिति की बात हो रही है। ठीक है, जो ट्रेड विंड्स होती हैं वह क्या हो जाती हैं? वह स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, वह बहुत ज्यादा। ऐसे में जो समुद्र सतह का जो होता है तापमान वह बहुत ज्यादा कम होता है। कम तापमान मतलब अधिक वर्षा। प्रशांत महासागर के सतह जल का सामान्य तापमान अधिक हो जाता है। ठीक है, जो सामान्य तापमान होता है वह बढ़ जाता है। व्यापारिक जो विंड होती हैं, ट्रेड विंड्स सामान्य से अधिक मजबूत हो जाती हैं। ऐसे में वैश्विक वर्षा एवं तापमान के जो पैटर्न होता है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा जाता है। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य या सामान्य से अधिक सक्रिय हो सकता है। कई क्षेत्रों में औसत से अधिक वर्षा की संभावना रहती है। बाढ़ एवं जल भराव के जोखिम उत्पन्न हो जाते हैं। कृषि एवं जलाशयों के लिए सामान्य अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं। उसके बाद है फ्लड मैनेजमेंट, बाढ़ प्रबंधन। परिभाषा: बाढ़ से होने वाली जनधन की हानि को कम करना, समय पर चेतावनी देने एवं राहत पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों को फ्लड मैनेजमेंट, बाढ़ प्रबंधन कहा जाता है। इसमें जो मुख्य उपाय अपनाए जाते हैं: पूर्व चेतावनी प्रणाली का उपयोग, अर्ली वार्निंग सिस्टम का यूज किया जाता है, नदी जल स्तर की निरंतर निगरानी की जाती है। ठीक है, तटबंधों एवं जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, बाढ़ संभावित क्षेत्रों की निकासी एवं योजना को पहले से तैयार किया जाता है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, आपदा तैयारी क्या होती है? प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए पूर्व योजना, ठीक है, पहले से योजना बनाई जाती है, उसे बोला जाता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, आपदा पूर्व तैयारी। ठीक है, संसाधनों की उपलब्धता एवं त्वरित प्रक्रिया की व्यवस्था को डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कहा जाता है। अब यहाँ पर दी गई हैं भारत की प्रमुख संस्थाएं, तो यहाँ पर इनके मुख्य कार्य दिए गए हैं। इससे ज़्यादा जरूरी है कि इसको डिटेल में पढ़ा जाए, तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण संस्थाएं: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, स्थापना कब हुई? 1875 में, मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्य कार्य मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी जारी करना। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, स्थापना 2006, मुख्यालय नई दिल्ली। इसका मुख्य कार्य क्या है? मौसम, महासागर एवं पृथ्वी विज्ञान से संबंधित नीतियां। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, स्थापना कब हुई? 2005 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है, मुख्य कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति एवं समन्वय करना। अगला है जो संस्थान है वह है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, वर्ष 2006 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली है और मुख्य कार्य खोज बचाव एवं राहत कार्य। केंद्रीय जल आयोग, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान थे जो भी इस आर्टिकल से संबंधित थे सभी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। सारा कंटेंट उसी प्रकार से बनाया गया है जो कि आर्टिकल से संबंधित जो संस्थान है, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, हर एक चीज यहाँ पर ऐड कर दी गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। जितने भी भारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनका सभी का मुख्यालय जो होता है वह नई दिल्ली में ही होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? बाढ़ पूर्वानुमान एवं जल संसाधन प्रबंधन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, स्थापना 1950, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड और मुख्य कार्य क्या है? वैश्विक मौसम एवं जलवायु सहयोग। चलिए अब PYQ देख लीजिए। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह प्रशांत महासागर से संबंधित एक महासागरीय वायुमंडलीय घटना है, ठीक है, परिघटना है। इसका प्रभाव भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर पड़ता है। अभी कुछ देर पहले आपको यह विषय बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, तो जितने भी स्टूडेंट देखें तो इसको कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, सभी जो क्वेश्चन है PYQ हो चाहे MCQ हो, सभी का कमेंट में आंसर देते हुए चलना है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही है। एल नीनो इंशो का क्या है? एक चक्र है। ENSO आपको बताया गया इंशो का एक प्रमुख जो चरण है इसका, तथा इसका प्रभाव वैश्विक जलवायु एवं भारत के मानसून पर पड़ता है। ठीक है, तो यह प्रशांत महासागर से संबंधित
एक वायुमंडलीय परिघटना है। तो यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन बनाया जा सकता है, मतलब गलत करने के लिए, कि यह अटलांटिक महासागर से संबंधित प्रमुख वायुमंडलीय परिघटना है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है, अटलांटिक नहीं है, ना कि हिंद है, प्रशांत महासागर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि एमसीक्यू है। एमसीक्यू फर्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से इंशो एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन का कौन सा चरण भारत में सामान्यतः कम वर्षा की संभावना से संबंधित माना जाता है? यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट आपको मिल सकता है, इसको अच्छे से पढ़ना है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एल नीनो। एल नीनो के दौरान मध्य एवं पूर्वी विषुवतीय प्रशांत जो महासागर है उसका सतही जल सामान्य से क्या होता है, अधिक गर्म हो जाता है, जिससे भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वह कमजोर हो जाता है। उसकी वजह से भारत में जो वर्षा की संभावना होती है उसमें कमी आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आपको पहले ही बताया गया था कि इस पर प्रश्न जरूर बनेगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि इसका आंसर शायद पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखना है, ना तो इसका आंसर ये है और ना ही इसका आंसर डी है। इसका आंसर क्या है? सी है। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। तो इसका कार्य क्या क्या होता है? मौसम की जो निगरानी होती है, ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान बताना कि कब बाढ़ आने वाली, ठीक है, कब अधिक वर्षा होगी, भूकंप कब आएगा, इस प्रकार की जो जानकारी होती है, ठीक है, सटीक जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमको जो आपदा से राहत होती है, ठीक है, आपदा पूर्व जो तैयारी होती है उसमें हमको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वह है समुद्री खाद्य सी फूड निर्यात में भारत का रिकॉर्ड प्रदर्शन, ठीक है। इसमें बस जो डाटा होगा वही इम्पोर्टेंट होगा, बाकी इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। डेफिनेशन बस इसकी देख लीजिए, स्लाइड ऐड नहीं हो पाई है शायद, आगे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। स्लाइड ऐड नहीं हो पाई है तो यहीं पर हम आपको समझाते हैं सी फूड क्या होता है, ठीक है। सी फूड का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि समुद्री भोजन, ठीक है, समुद्री भोजन या समुद्री खाद्य। इसमें जो समुद्र या मीठे पानी जैसे झील हो गया, नदियां हो गई, उन सबसे जो प्राप्त होते हैं ना जीव जंतु वनस्पति, जिसमें प्रमुख होता है शैवाल होता है, जो कि मनुष्य अपनी भोजन की आवश्यकताओं के लिए इन सब को पकड़ते हैं, ठीक है। इनसे मनुष्य की भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो एक लाइन में समझ लीजिए कि सी फूड क्या होता है? समुद्र से प्राप्त जो जीव जंतु होते हैं, जो वनस्पति होते हैं, जिनका उपयोग मानव अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उनको सी फूड कहा जाता है, ठीक है। जिसमें विभिन्न फिश शामिल होती हैं और सेल फिश शामिल होती हैं और मोलस्क शामिल होते हैं। बहुत सारे जीव जंतु और बहुत सारी वनस्पतियां भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। जैसे आपने देखा होगा क्या जो कोरल होते हैं, ठीक है, जो कि विभिन्न औषधियों के स्रोत होते हैं, जो प्रवाल भित्तियां होती हैं, वहां से भी हमको बहुत सारी औषधियां प्राप्त होती हैं। चलिए जैसे ही आगे कभी प्रवाल भित्ति वाला जो मुद्दा आएगा तो आपको डिटेल में समझाया जाएगा। देख लीजिए चर्चा में क्यों रहा विषय। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में समुद्री खाद्य सी फूड निर्यात के क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड प्रदर्शन दर्ज किया है। तो बस इतना इम्पोर्टेंट है, बस पॉइंट बस याद रखना है कि रिकॉर्ड है जो प्रदर्शन किया है, बाकी इतना डाटा याद नहीं रखना है, डाटा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एक मिनट। भारत ने भारत ने 19,72,018 मीट्रिक टन समुद्री, एक मिनट स्टूडेंट, समुद्री उत्पादों का निर्यात किया है, जिसका कुल मूल्य 73,890 करोड़ रहा,
ठीक है, इनको छोड़ दीजिएगा, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। बस आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जो रिकॉर्ड है उत्पादन का वह बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान समय में जो हमारा सी फूड है उसके जो निर्यात है उसमें कमी दर्ज की गई है, तो कमी नहीं, उसमें रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दर्ज किया गया है। तो बस इतना जरूर याद रखना है। इसमें लास्ट पॉइंट भी देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन भारतीय समुद्री उत्पादकों के सबसे बड़े आयातक बने रहे। ठीक है, तो हमारे जो प्रमुख आयातक देश हैं वह कौन कौन से हैं? यूएसए है और चाइना है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें प्रमुख शब्दावली, मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एम्पेडा क्या है? एम्पेडा भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जो समुद्री उत्पादकों के उत्पादन, गुणवत्ता सुधार, प्रसंस्करण, विपणन एवं निर्यात संवर्धन के लिए कार्य करती है। स्थापना कब हुई? वर्ष 1972 में। मुख्यालय कोची, केरल में। संबंधित जो मंत्रालय है वह कौन सा है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके जो मुख्य कार्य होते हैं वह है समुद्री उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देना, गुणवत्ता मानकों का जो पालन है वह देखना, ठीक है, कि ठीक तरीके से पालन हो रहा है या नहीं, मत्स्य पालन एवं समुद्री उत्पादक प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना, निर्यातकों को तकनीकी एवं विपणन सहायता प्रदान करना, वैश्विक बाजारों में भारतीय समुद्री उत्पादकों को बढ़ावा देना। अगला जो कंसेप्ट है वह है ब्लू इकोनॉमी। क्या होती है ब्लू इकोनॉमी? वह आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत समुद्री एवं तटीय संसाधनों का सतत उपयोग करते हुए आर्थिक विकास, रोजगार तथा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? इसके अंतर्गत हमारे जो समुद्री संसाधन होते हैं उनका इस प्रकार से उपयोग करना कि जिससे वह वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वहाँ की जो वनस्पति प्रजाति होती है उनको नुकसान न पहुँचाए। इस प्रकार सतत उपयोग किया जा सके कि वह आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए उपयोगी हैं और हम भी उनका इस तरीके से उपयोग करें कि वह जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। और इससे क्या होगा? हमारा आर्थिक विकास होगा और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। मुख्य विशेषता देख लीजिए, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना, आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण, समुद्री प्रदूषण में कमी, तटीय समुदायों की आजीविका को बढ़ाना। ठीक है, ब्लू इकोनॉमिक जो मुख्य विशेषताएं होती हैं उनमें यह सब शामिल होता है। ठीक है, इसके प्रमुख क्षेत्र क्या होते हैं? मत्स्य पालन, सी फूड निर्यात, शिपिंग, बंदरगाह एवं लॉजिस्टिक, अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री पर्यटन, मैरीन टूरिज्म। भारत के लिए इसका महत्व क्या है? निर्यात, आय में वृद्धि, तटीय राज्यों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होती है, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं और जो सतत विकास लक्ष्य है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 14 है, लाइफ ब्लो वाटर की जो प्राप्ति है उसमें यह मदद करने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख हमारे निर्यात उत्पाद हैं उसमें है फ्रोजन श्रिम्प है। ठीक है, फ्रोजन श्रिम्प, जमे हुए झींगे, फ्रोजन फिश, कटल फिश और स्क्विड, अन्य समुद्री उत्पाद। ठीक है, इसमें हमारे जो प्रमुख आयातक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, यूरोपीय यूनियन और जापान। चलिए, भारत के लिए आर्थिक महत्व, ठीक है, इससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, हमारा निर्यात बढ़ेगा, ब्लू जो इकोनॉमी है उसको गति मिलेगी, जो हमारे तटीय राज्य हैं उनका आर्थिक विकास होगा। ठीक है, सतत मत्स्य प्रबंधन होगा, प्रोत्साहन मिलेगा, जैव विविधता का संरक्षण होगा। ठीक है, एसडीजी जो लक्ष्य 14 है उसकी प्राप्ति में यह मदद करेगी। और सामाजिक महत्व क्या हो सकता है? यूपीएससी वाले स्टूडेंट ध्यान दें, ब्लू इकोनॉमिक पर जियोग्राफी ऑप्शनल हो या फिर आपका जो जीएस 3 हो, जो पर्यावरण वाला जो उसमें विषय है या इकोनॉमिक वाला जो उसमें विषय है उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर जीएस पेपर फर्स्ट जियोग्राफी वाला हो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, जो लाखों जो मछुआरे हैं, जो मत्स्य पालक हैं, उनको आजीविका का जो एक बेहतर स्रोत है, उनको रोजगार मिल सकेगा। ठीक है, तटीय जो समुदाय हैं उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके लिए जो प्रमुख सरकारी पहल हैं, बाकी इन पहल हैं इन पर डिटेल में कभी ना कभी कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आ जाएगा। ठीक है, आते ही हैं। अगर आप 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो जो भी चीज़ आप
एक दिन के करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, मानकर चलिएगा कि वह आने वाले 1 मंथ में, आने वाले जो समय है, आने वाला जो 1 मंथ है उसमें कहीं न कहीं आपको रिपीट होती हुई दिख जाएगी, ठीक है? वहाँ पर आपको विस्तार से उस टॉपिक पर कंटेंट मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ लीजिए बस कि क्या इससे संबंधित जो सरकारी पहल रही बस उनको देख लीजिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है? उसके बाद हमारा जो एम्पेडा है उसको देखा हमने, मत्स्य अवसंरचना का विकास, गुणवत्ता प्रमाणन एवं कोल्ड चेन को सुदृढ़ करना। कोल्ड चेन पर भी आगे कंटेंट आएगा तो उसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए इन प्रमुख संस्थाओं को देख लीजिए एक बार। एम्पेडा स्थापना कब हुई? 1972 में। मुख्यालय कहाँ है? कोची, केरल में। मुख्य कार्य क्या है? समुद्री उत्पादों के जो निर्यात है उनका संवर्धन करना। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, स्थापना वर्ष 2019। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मत्स्य क्षेत्र की नीतियां एवं विकास पर कार्य करना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मुख्य कार्य क्या है? निर्यात संवर्धन एवं व्यापार नीति। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? आप जो डेली बेसिस पर जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उनमें देखिएगा इसका लोगो जरूर ऐड होगा। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। मुख्य कार्य खाद्य गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानक सुनिश्चित करना, ठीक है? उसके बाद हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO 1995 में स्थापना हुई, इसका भी पूछा गया है, ठीक है? बहुत सारे जो एग्जाम है उसमें WTO हो, WHO हो, वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है? इन सब पर क्वेश्चन, IMF हो, इन सब के जो संगठन है, ठीक है? जितने जो महत्वपूर्ण संगठन है इनके मुख्यालय पर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इनके अध्यक्ष पर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आपको यहाँ पर जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है उसको तो पढ़ना ही है, साथ में इन सभी जो साल भर करंट अफेयर्स में चर्चा में रहते हैं जो संस्थान, उनको देखते हुए चलिएगा, ठीक है? उन पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मैप से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो इसमें देख लेते हैं प्रमुख बंदरगाह जो हैं, प्रमुख समुद्री खाद्य निर्यात बंदरगाह, जिसमें कोची केरल में है हमारा, ठीक है? याद रखना है इनका कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। जो हमारे वेस्टर्न घाट के हैं और जो ईस्टर्न घाट के हैं दोनों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जाकर देखिए। राज्य से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किस घाट में लोकेटेड है, ठीक है? उसकी लोकेशन पर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना है कौन से पश्चिम घाट के हैं और कौन से पूर्वी घाट के हैं, दोनों अपन को याद रखना है। इसमें है, पहला है कोची जो कि केरल में है। विशाखापट्टनम यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, हमको पूर्वी घाट में देखने को मिलता है। तमिलनाडु में चेन्नई में जो चेन्नई बंदरगाह है वह भी हमें पूर्वी घाट में देखने को मिलता है। उसके बाद है तूतीकोरिन जो कि इसका न्यू नेम है BO चिदम्बरम, ठीक है? चिदम्बरनार बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है? चिदम्बरम भी इसका जो नेम है वह भी है, जो कि तमिलनाडु में है यहाँ पर। और मुंद्रा जो कि गुजरात में है। चलिए अब PYQ देख लेते हैं। ब्लू इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सभी स्टूडेंट को इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है B, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करते हुए आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अपन को इसको भी अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो PYQ है वह है, एम्पेडा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? आपको पहले भी बताया गया था कि इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत है? अपना है B, ऑप्शन सही है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है? यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक वैधानिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्री उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देना है। अगला देख लेते हैं MCQ, ठीक है? भारत में समुद्री उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए उत्तरदायी वैधानिक संस्था कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बाकी यहाँ पर लोगो लगा दिया गया है तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। चलिए एम्पेडा इसका सही आंसर है। अगला और आज का लास्ट जो प्रश्न है हमारा, ठीक है? निम्नलिखित में से भारत के समुद्री खाद्य
निर्यात में सर्वाधिक योगदान किस उत्पाद का रहा है? अभी बताया गया था आपको कुछ देर पहले ही, तो किस उत्पाद का रहा है? इसमें सही आंसर है हमारा है ऑप्शन बी, फ्रोजन श्रिम्प, जमे हुए झींगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह करंट अफेयर्स का जो सेशन है वह पसंद आया होगा। आगे भी इस करंट अफेयर्स में जो भी कमियां होंगी उसको पूरा किया जाएगा, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा, हर एक चीज़ को डायग्राम, फ्लो चार्ट, माइंड मैप के जरिए समझाया जाएगा, सारे नोट्स आपको बाकायदा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, हर एक चीज़ आपको फ्री में ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए आपसे बस एक ही विनती है कि आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करके रख लीजिएगा। ठीक है, अगर लेक्चर के दौरान अगर किसी शब्द के प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कंटेंट गलत हो गया है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और बाकी अगर इतने सारे कंटेंट के दौरान अगर कोई भी हमसे कोई कोई भी गलती हुई है, ठीक है, जैसे कभी-कभी शब्द क्या है फ्लो में कोई शब्द है वह गलत पढ़ा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम हृदय से माफ़ी मांगते हैं। बाकी और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बाकी 1 से 1.5 घंटा हो गया है। ठीक है, ऐसे में जो वर्ड का जो फ्लो है वह भी अब डिस्टर्ब होने लगा है। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा और बेहतर तरीके से रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया।